हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस यूट्यूब सेशन। आपके लिए वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में जो आपको इन बिटवीन एग्जाम ध्यान रखनी है। मैं आज आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का एग्जाम के दौरान ध्यान रखना है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है जो कि आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर होती है। आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों कि जेईई मेंस 2025 जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है, उसकी डेट्स आ चुकी है और वो जो डेट है वो है 22, 23, 24 एंड 28, 29। हर दिन 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, 9 से 12 और 3 से 6। आप लोगों का ये जो टाइम बचा हुआ है अब इस जेईई मेंस की इस डेट से पहले का, इस टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ आज, वो टिप्स इन बिटवीन एग्जाम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों, आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए कि यदि मेरी बातें सारी समझ में आई तो कमेंट करके बताना। कमिटमेंट ये रहेगा कि सर आज के बाद जो रिमेनिंग डेज है इसके अंदर मैं मेहनत करूंगा, जम के पूरे जी जान लगा के मेहनत करूंगी। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते सेशन। माई सेल्फ MNR, केमिस्ट्री जेईई फैकल्टी इन मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर। तो मैं आपको आज टिप्स बताने वाला हूँ जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो उन एग्जाम के इन बिटवीन आप में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन होने लग जाता है कि यार एग्जाम हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा कैसे जाएगा, मेरे तो अब तक टेस्ट सही नहीं जाते थे। तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हारे लिए 1 बाई 1 एक एक पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट होने वाला है ये वाला वीडियो और सारी चीज़ों का ध्यान रखना बच्चा। देखो, जो कॉमन मिस्टेक होती है इन बिटवीन द एग्जाम, इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में ऑलरेडी सारे लोगों को पता है कि यार ये वाली मिस्टेक्स चलती आ रही है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स लेके आया हूँ जिनका एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखो, बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि 3 घंटे का आपका पेपर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हर पार्ट के। मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं वो स्ट्रेटेजी आपके तीनों पार्ट्स के लिए है और इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो बच्चा, जब आपको टाइम मैनेज करना है, इससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है, इतने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देख चुके होते हो, सारी चीजों का आपको पता होने के बाद भी बेटा आपको इंस्ट्रक्शन जाते ही पढ़ना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम के अंदर कितनी न्यूमेरिकल की कितनी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऑलरेडी आपको इतने मॉक टेस्ट देने के बाद सारी चीज़ों को पता होता है। फिर भी बेटा अपन किसी भी एग्जाम पैटर्न को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको जाते ही इंस्ट्रक्शन 1 मिनट लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, टू द पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। बच्चा, होता क्या है कि अपन जब टेस्ट देते होते हैं कोचिंग के अंदर तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है कि सीक्वेंशियल सोल्व करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ रिजल्ट है जो अपना, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। लेकिन जब आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ये वाला रिजल्ट आपके लिए क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो बेटा ध्यान रखना है, आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस 3 पार्ट है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों पार्ट्स में जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करना स्टार्ट करिए। उसमें भी आपको मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 25 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन करने के नहीं होते। प्री अज्यूम करके नहीं जाना है कि पेपर इजी है, पेपर हार्ड है, ये कुछ भी नहीं होता है। आप क्या करो बेटा, केमिस्ट्री में फर्स्ट गो के अंदर पहले आप ये सिलेक्ट कर लो कि मुझे 1 से लेके 1 से 20 क्वेश्चन करने, और 1 से 20 ये कौन कौन से क्वेश्चन है ब्लॉक्स में डिसाइड कर लो। जो टफ क्वेश्चन है, जो आपको टॉपिक सबसे कम आता है, वो वाला आप क्वेश्चन पहले ही साइड में इग्नोर कर दो उसको, कि उसको मैं सेकंड गो के अंदर सोल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा आपको तीनों पार्ट्स के अंदर करना है। आपका जो फेवरेट टॉपिक है, वो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग आता है, वो आप एक बार चूज कर लो, देख लो कि उसका भी इजी क्वेश्चन ये आपसे हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो के अंदर सोल्व करने। ऐसे करोगे तो बेटा होगा क्या
कि एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए। इसके बाद रिमेनिंग टाइम जो भी बचा, जो आपने साइड किए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। अब जब क्वेश्चन आपने की टाइम मैनेजमेंट करना है तो उस टाइम आपको क्या करने, क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन सिलेक्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा वीक है। आप क्या करो बेटा, सीक्वेंशियल सोल्व करने की ट्राई मत करो। बेटा होता क्या है कि जब बच्चों आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो मैं मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, पता चला फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टफ है, और यदि फर्स्ट क्वेश्चन टफ आया तो आप एग्जाम में पैनिक हो सकते हो। वो क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया और वो आपसे सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब पैनिक होना बनता है, लेकिन एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। यू हैव टू हैव वेरी साउंड स्ट्रेटेजी ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम। तो बेटा आपका जो ये सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी है बहुत साउंड होना चाहिए। मैं बताता हूं, आप केमिस्ट्री में ब्लॉक्स में क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, 1 से 5 क्वेश्चन, जैसे आपने सिलेक्ट किया कि 1 से 5, इसमें आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ही सोल्व करूंगा। आप ब्लॉक्स के अंदर क्वेश्चंस को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। ऐसे करने से आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, दूसरा आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो इजी था और आपसे हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो आप वहां पर एग्जाम फेयर तो ऑलरेडी होता ही है, दूसरा आप पैनिक कर सकते हो कि यार ये चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती थी और आज वही मेरे से सोल्व नहीं हो रही है। तो इन चीजों का बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेग्लेक्टिंग एक्यूरेसी फॉर स्पीड। अब कई बच्चों को ये लगता है कि यार 3 घंटे के अंदर मेरा तो पेपर इधर कोचिंग में भी नहीं होता और उधर भी नहीं होगा। भाई कोचिंग में आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि यार यहाँ पर भी मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, वहां कैसे करूंगा। तो यही आपको स्ट्रेटेजी सीख के जाना है कि आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट किया, उसको सोल्व कर दिया, माइंड कैलकुलेशन करी आपने, ब्लाइंड कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन सोल्व कर दिया, टिक कर दिया, आपके क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ रहा था लेकिन आसपास आंसर जो भी आ रहा था आप टिक कर दिया और क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन जरूरी नहीं वो क्वेश्चन क्या हो, सही हो। तो ये जो स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी को कम करोगे तो ओवरऑल आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए बेटा यदि आप क्वेश्चन को प्रॉपर सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सोल्व करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी जब आने लगी तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस आ गया तो अब स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो ये इसमें लिखा हुआ लीडिंग टू सिली मिस्टेक्स। जब होता क्या है कि जब अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो सिली मिस्टेक, आपने 2 गुना 2 को 4 लिख के 2 गुना 2 को 6 लिख दिया, और ये एग्जाम के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, 4th पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस इन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको यूं लगता है कि मेरा फिजिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं तो सबसे पहले जाते ही फिजिक्स सोल्व करूंगा, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स करूंगा, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री करूंगा। जरूरी नहीं है, जब आपका एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, ऑब्वियस बात है, लेकिन आप प्री अज्यूम करके बेटा नहीं चलिए। ऐसा हुआ कि आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने उठाया कि इंटीग्रेशन मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया आता है, लेकिन आप सोचो कि उसका क्वेश्चन टफ भी तो आ सकता है। तो जब वो टफ आ गया तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं होना है। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को करने से बढ़िया है कि आपने जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया उसको ज्यादा टाइम देने से बढ़िया है कि यदि टफ क्वेश्चन है, आपसे नहीं सोल्व हो रहा है, तो आप एक बार उसको साइड कर दो कि यार ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको सेकंड गो के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो पैनिकिंग ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया आपके पास क्वेश्चन आ गया कि मेरा क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बफर सॉल्यूशन का है, या फिर मान लो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्वेश्चन आपका किसका है, एडियाबैटिक प्रोसेस का, और आपसे उसका आंसर नहीं आया, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रही है, तो उस टाइम ध्यान रखना बेटा, पैनिक नहीं होना है। उस क्वेश्चन को वहां पर आप लीव कर सकते हो, उस पर आप स्टार लगा दीजिए कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से होना चाहिए, स्टार लगा दो, छोड़ दो उसको,
जब आपसे क्वेश्चन सारे फर्स्ट गो वाले अटेम्प्ट हो जाए, वापस उस क्वेश्चन पे आओ और उसको वापस क्या कर दो, सोल्व कर दो। वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस टाइम डरना नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था, मेरे से होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, मेरे को तो आ ही नहीं रहा, पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको साइड रखनी है उस एग्जाम के ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। बेटा होता क्या है कि जब ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन और आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्या करते हो आप लोग, चल रहा है एग्जाम के अंदर, आपने दिमाग के अंदर डिवाइड कर दिया और लिख दिया। ये तरीका नहीं होता है एग्जाम का। आप क्या करो, सिंपली आप गेस करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। कोई इजी क्वेश्चन है जैसे PV इक्वल टू NRT से आपको P फाइंड आउट करना है, सारी चीजें दे रखी है और आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो सिमिलर वही क्वेश्चन था जो मेरा देखा हुआ था। बिल्कुल सही बात है, आपको करना वैसे ही है, लेकिन आप क्या करो, उसको ब्लाइंड कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि आप पूरा उस पर लिख दो कि ये आएगा, इससे आंसर आएगा। ठीक है बेटा, लिखने से होगा क्या, एक ऑर्गेनाइज वे है, आंसर गलत नहीं जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस का पता रखिए कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपका गलत नहीं जाए। इससे बढ़िया कि आप उसको लिख लो, 5 से 6 मिनट आपकी एक्स्ट्रा लगने वाली है, अदरवाइज इसके अलावा आपसे कोई ज्यादा टाइम इनमें नहीं लगता है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि आप पूरा सोल्व करो प्रॉपर वे में। नोट यूजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का जो पॉइंट होता है वो यही होता है, आप रफ वर्क को प्रॉपर नहीं करते हो। बेटा क्लास के जब हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो देखते हैं कि बच्चे एक पेज के अंदर पूरी DPP सोल्व कर रखी है, उनको खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अब मैं क्या करूँ। ऐसा आपको नहीं करना। रिमेनिंग डेज के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि जो भी आप मॉक दे रहे हो उस मॉक में एक बार ऐसा करो कि आपका रफ वर्क ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हो जैसे आपने नोट्स लिखे हैं। होता क्या है बेटा, ऐसे इस वाले प्रोसेस के अंदर होता ये है कि आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, स्टार्ट किया, और क्वेश्चन जब आप सोल्व करें और आपने प्रॉपर वे के अंदर लिखा है, जैसे कि मान लो कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया और आपको W निकालना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, तो आपको पता है कि nRT ln V2/V1। अब आप ये नहीं लिख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जा रहे हो, आंसर आया नहीं। जब आप प्रॉपर लिख रहे हो, मान लो इसमें से आपको एक वैल्यू नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, आप उसको एक बार के लिए साइड कर दो। जब आप सेकंड गो के अंदर इसको सोल्व करने जाओगे तो वापस ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देखोगे कि वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर तो इसी से आएगा। तो एक ऑर्गेनाइज वे में लिखने का बहुत ज्यादा फायदा होता है कि मेरा इतना तो किया हुआ है यार, यही एक प्रोसेस होता है, इसी के बाद आंसर आएगा। तो आप क्या करिए बेटा, एग्जाम के अंदर प्रॉपर वे में, एग्जाम से पहले रिमेनिंग डेज जो भी बचे हुए उनमें एक प्रॉपर वे के अंदर रफ वर्क को क्या करिए, सोल्व करिए। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और एक्यूरेसी जब बढ़ेगी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस उसी के प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो अपना 8 पॉइंट ऑफ पुअर हैंडलिंग ऑफ ऑनलाइन इंटरफेयर। आप लोगों को पहले से ही पता है कि अपना जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे हो रहा है तो आपने ऑलरेडी टेस्ट दिए होंगे, और यदि टेस्ट दिए हैं तो आपका जो ऑनलाइन इंटरफेस है कि एग्जाम को सोल्व कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन टिक कर दिए तो उसको सेव करके आना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप में कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको कहीं भाग के नहीं जाना है, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन प्रॉपर इंटरफेस जो ऑनलाइन इंटरफेस है उसको आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है, बीच में मान लो कि हैंग हो गया जो आपका ऑनलाइन इंटरफेस है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आप जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो, यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप जो वहां पर इन्विजिलेटर होते हैं उनको बुलाइए और उनको बताइए। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है कि यार मेरा पेपर चला जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो ऐसी चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नोट स्टेइंग काम ड्यूरिंग द एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने जाओ बेटा, बहुत सारे एग्जाम आप दे चुके हो, कहीं भी डरने की बात नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स दे चुके हो, तो एग्जाम के अंदर आराम से काम होके जाइए और क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन पढ़े, आपने सिलेक्शन कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आराम से, इजी क्वेश्चन को फर्स्ट सोल्व करिए और
आप अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जो आपको ऐसे लग रहा हो कि एग्जाम फियर, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, अपने आप साइड हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो ये जो काम नहीं होते ना अपन जब एग्जाम के बिटवीन, तो अपन क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, कि जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम का, दिमाग चल रहा है किसी दूसरे क्वेश्चन पे कि यार वो वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं। अरे बेटा नहीं, आपको क्या करना है कि जब जिस टाइम जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, पूरा दिमाग आपका उस वाले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, सारी चीजों का देखो एक रिकेप निकल के आता है कि एवरी मिस्टेक्स अवॉइडेड इज ए स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। तो आप जितनी चीजें ध्यान रखोगे, जितनी मिस्टेक्स कम करोगे, आपके जो सक्सेस होने हैं उसके आप पास में जाते जाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा जेईई मेंस के लिए, बढ़िया तैयारी करिए, फोड़ के आइए पेपर को। थैंक यू वेरी मच।